हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से टेक्निकल ज्ञान के एक और नए फ्रेश वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम एक फ्रेश टॉपिक कंप्यूटर का उद्भव और कंप्यूटर के विकास के बारे में बात करेंगे। एक जरूरी सूचना आपको बता दें, SBI कलर का एडमिट कार्ड आ चुका है। अगर आपको नहीं पता है कि आप उसे कैसे डाउनलोड करेंगे तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के या आई बटन पर जा कर के उस वीडियो की लिंक देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर के उद्भव और विकास की, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा है वो है कंप्यूटर का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहले डिवाइस का बात करेंगे जो कि अबेकस। अबेकस क्या था? तो अबेकस एक प्राचीन गणना यंत्र है जिसका आविष्कार प्राचीन बेबीलोन में अंकों की गणना के लिए किया गया था। इसे संसार का प्रथम गणक यंत्र कहा जाता है। इसमें तारों और गोलाकार मनके पिरोई जाती थी जिसकी सहायता से गणना करना आसान होता था। जैसा कि आप अभी यहाँ देख पा रहे हैं चित्र में, जहाँ पे तारों का इस्तेमाल और गोले का इस्तेमाल करके कुछ इस प्रकार से इसे बनाया गया था कि हम इससे गणना आसानी से कर सकें। इसी डिवाइस का नाम अबेकस था। इसके बाद बात करें अपने अगले टॉपिक की, जो कि है पास्कलाइनर। पास्कलाइनर क्या था? तो फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने 1642 ईस्वी में प्रथम यांत्रिक गणना मशीन का आविष्कार किया। यह केवल जोड़ एवं घटा सकती थी, अतः इसे एडिंग मशीन भी कहा गया। यहाँ पे जो डिवाइस बनाई गई जिसका नाम पास्कलाइन था, जिसे बनाने वाले ब्लेज पास्कल जो कि फ्रांस के रहने वाले थे, वो जिस डिवाइस का आविष्कार किए वो सिर्फ जोड़ और घटाना कर सकती थी, इसके अलावा और कोई काम नहीं कर सकती थी। इसलिए इसे एडिंग मशीन के नाम से भी जाना गया। बात करें अब डिफरेंस इंजन के बारे में, तो डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन इसे बनाने वाले ब्रिटिश गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज, जिन्होंने 1822 ईस्वी में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया, जो भाप से चलता था तथा गणनाएं कर सकता था। 1842 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज ने एक स्वचालित मशीन एनालिटिकल इंजन बनाया जो पंच कार्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करता था तथा मूलभूत अंकगणितीय क्रिया मतलब जोड़, घटाना, गुणा और भाग। यही बात करें पास्कलाइनर की, जो सिर्फ जोड़ और घटाव कर सकता था, वहीं एनालिटिकल इंजन जो था वो पंच कार्ड के दिशा निर्देश पे जोड़, घटाना और गुणा भाग भी कर सकता था। एनालिटिकल को विश्व का पहला कंप्यूटर माना गया है। एनालिटिकल इंजन को विश्व का पहला कंप्यूटर माना जा सकता है। इसके बाद बात करें अपने अगले टॉपिक की, जो इसी से रिलेटेड है, एनालिटिकल इंजन से ही रिलेटेड है, वो है लेडी एडा अगास्टा के बारे में। लेडी एडा अगास्टा जो चार्ल्स बेबेज की शिष्या थी, इन्होंने ही एनालिटिकल इंजन में पहला प्रोग्राम डाला था, अतः इन्हें दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर भी कहा जाता है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर किसे कहा जाता है, तो आप आसानी से बता सकते हैं लेडी एडा अगास्टा को दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर कहा जाता है। उन्होंने ही संख्या प्रणाली यानी बाइनरी नंबर के आविष्कार का श्रेय भी इन्हें ही दिया जाता है। अब बात करें एक इंटरेस्टिंग टॉपिक की, एक फैक्ट की, जो कि है चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स। इसके बाद बात करें अगले पॉइंट की, जो कि है सेंसस टेबुलेटर। सेंसस टेबुलेटर क्या था? तो 1890 में अमेरिकी वैज्ञानिक हर्मन होलेरिथ ने इस विद्युत चलित यंत्र का आविष्कार किया जिसका प्रयोग अमेरिकी जनगणना में किया गया। इन्हें कंप्यूटर के अनुप्रयोग के लिए मेमोरी के रूप में पंच कार्ड के आविष्कार का भी श्रेय दिया जाता है। यहाँ पे अभी तक जो डिवाइस है आपने अभी तक हमने बताया, वो चाहे अबेकस रहा हो या आगे बढ़ के हम बात करें पास्कलाइन या डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन, ये सब अपने अपने काम में बेहतर थे, इसलिए इन्हें अपने क्षेत्र के लिए प्रथम माना गया। इसके बाद बात करें आगे, जो कि है पंच कार्ड। कागज का बना एक कार्ड है जिसमें पंच द्वारा छेद बनाकर कंप्यूटर द्वारा प्रोग्राम स्टोर किया जाता था। पंच कार्ड रीडर द्वारा पंच कार्ड पे स्टोर किए गए डाटा को पढ़ा जा सकता था। पंच कार्ड जो था वो कार्ड द्वारा बना एक डाटा था जिसमें पंच करके छेद करके आपका डेटा स्टोर किया जाता था। पंच कार्ड रीडर के द्वारा स्टोर किए गए डेटा को पढ़ा जा सकता था। अभी आप स्क्रीन पे एक देख पा रहे होंगे कि आपको पंच कार्ड कुछ इस प्रकार से नज़र आ रहा था।
अब बात करें आगे, जो कि है कंप्यूटर के लिए डाटा स्टोर करने से पहले पंच कार्ड का उपयोग टेक्स्ट स्टाइल उद्योग में कपड़ा बुनने की मशीन को नियंत्रित करने के लिए भी किया गया। यानी जब पंच कार्ड आपके कंप्यूटर में आया उससे पहले ही इसका इस्तेमाल टेक्स्ट स्टाइल उद्योग में कपड़ा बुनने वाली मशीन को नियंत्रित करने के लिए किया गया। अब बात करें अपने अगले टॉपिक की, जो कि है मार्क 1। मार्क 1 क्या था? तो 1937 से 1944 के बीच IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन नामक कंपनी के सहयोग तथा वैज्ञानिक हार्वर्ड आइकेन के निर्देशन में विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यंत्र गणना यंत्र का आविष्कार किया गया। इसे मार्क 1 का नाम दिया गया। यहाँ पे देखिए हर हेडिंग में आपको प्रथम शब्द सुनने को मिल रहा होगा, ये प्रथम है, ये प्रथम है, ये सब कंप्यूटर अपने आप में प्रथम है। लेकिन एक बात का ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ अपने फील्ड में प्रथम थे। जब भी हम किसी चीज़ का आविष्कार करते हैं या आविष्कार होता है तो वो अपने फील्ड के लिए प्रथम माना जाता है। कंप्यूटर सिर्फ एक डिवाइस का नाम नहीं, जो हम अपने नज़रिए से देखते हैं उसे नहीं कहेंगे। हर वो डिवाइस जो अंकगणितीय गणनाएं कर सकता है या कंप्यूटर में पाए जाने में गुण जिस डिवाइस में पाए जाएंगे वो सारे कंप्यूटर कहलाएंगे। तो उनकी अलग अलग फील्ड होती है और वो अपने फील्ड में बेस्ट होते हैं। इसलिए यहाँ पे आप जितनी भी डिवाइस के बारे में पढ़ रहे हैं जिनको हर जगह प्रथम बताया जा रहा है तो वो अपने फील्ड में क्या थे? प्रथम थे। इसके बाद बात करें अपने अगले डिवाइस की, जो कि है ABC एंटेना सॉफ्ट वेरी कंप्यूटर। ये 1939 में एंटेना सॉफ्ट और क्लिपबोर्ड वेरी नामक वैज्ञानिकों ने मिलकर संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया। यहाँ संसार का पहला, एक चीज़ मैं स्पष्ट कर दूँ, संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बना था। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बना था। यहाँ बात हो रही है विश्व के प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यंत्र की। यहाँ स्वचालित विद्युत यंत्र, इसका एक्स फैक्टर स्वचालित विद्युत यंत्र था जिसका नाम मार्क 1 दिया गया और ये डिजिटल कंप्यूटर था जिसे ABC का नाम दिया गया। यहाँ आगे लिखा भी है कि इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया गया, इन्हीं के नाम पे से ABC का नाम दिया गया। इन सब बातों का थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, अन्यथा आप गुमराह हो सकते हैं कि हर जगह प्रथम की बात की जा रही है। तो वो अपने फील्ड में, कंप्यूटर के अलग अलग फील्ड में वो प्रथम थे, इसलिए उनको हर जगह प्रथम बताया गया है। इसके बाद बात करें हम अगले टॉपिक की, जो कि ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन कैलकुलेटर। ये 1946 में अमेरिकी वैज्ञानिक JP एकॉर्ड तथा जॉन मुचली ने सामान्य कार्यों के लिए प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, यहाँ देखिए प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल कंप्यूटर का भी आविष्कार किया गया जिसे ENIAC का नाम दिया गया। इसके बाद बात करें अपने अगले पॉइंट की, जो कि है IDVAC क्या था? तो IDVAC ENIAC कंप्यूटर में प्रोग्राम में परिवर्तन करना कठिन था। ENIAC कंप्यूटर जो था उसमें प्रोग्राम को परिवर्तन करना कठिन था। इससे निपटने के लिए वान न्यूमैन ने संग्रहित प्रोग्राम की अवधारणा दी तथा IDVAC का विकास किया। यहाँ पे ENIAC का अपग्रेड वर्जन ही था जो आपका IDVAC के विकास में लाया गया, जहाँ पे ये बताया गया कि ENIAC में प्रोग्राम को परिवर्तन करना कठिन था, इसलिए इससे निपटने के लिए वान न्यूमैन ने संग्रहित प्रोग्राम की अवधारणा दी तथा IDVAC का विकास किया। अब बात करते हैं फैक्ट की, जो कि है आधुनिक कंप्यूटर के विकास एवं सर्वाधिक योगदान के लिए अमेरिका के डॉक्टर वान न्यूमैन का है। एक बार पुनः बता दें, आधुनिक कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान अमेरिका के डॉक्टर वान न्यूमैन का है। इन्हें डाटा और अनुदेशों दोनों को बाइनरी प्रणाली में संग्रहित करने का श्रेय दिया जाता है। यहाँ देखिए लेडी एडा अगास्टा, जिन्हें बाइनरी नंबर बनाने का श्रेय दिया जाता है, वहीं इन्हें दोनों बाइनरी प्रणाली को संग्रहित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? आपसे पूछा जा सकता है कि बाइनरी संख्या प्रणाली को संग्रहित करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो वो आपका हो जाएगा डॉक्टर वान न्यूमैन, और बनाने का श्रेय तो वो आपका हो जाएगा लेडी एडा अगास्टा। अब चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट पे, जो कि है यूनिवैक। यूनिवैक क्या था? तो यूनिवैक यह प्रथम कंप्यूटर था जिसका उपयोग व्यापारिक और अन्य सामान्य कार्यों के लिए किया गया। अब देखिए यहाँ फिर प्रथम आप शब्द सुन रहे हैं। यहाँ प्रथम इसलिए कहा गया क्योंकि इस कंप्यूटर का उपयोग व्यापारिक एवं अन्य सामान्य कार्यों के लिए किया गया था, इसलिए इस क्षेत्र के लिए ये क्या था? प्रथम था। प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर यूनिवैक फर्स्ट का निर्माण 1954 में GEC ने किया। और इसके बाद बात कर लें
अगले पॉइंट की, जो कि है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर क्या था? तो 1970 में इंटेल कंपनी द्वारा इंटेल 4004 के निर्माण में कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति ला दी। इससे छोटे आकार में कंप्यूटर का निर्माण संभव हो पाया, जिसे माइक्रो कंप्यूटर कहा गया। इंटेल, पेंटियम, सेलेरॉन तथा AMD वर्तमान कुछ प्रमुख माइक्रो प्रोसेसर उत्पादक की ये ब्रांड है। आपको बता दें, पहला आपका जो पर्सनल कंप्यूटर था वो माइक्रो प्रोसेसर से ही बनाया गया था और इंटेल कंपनी ने इसे बनाया था। अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है एप्पल सेकेंड। एप्पल सेकेंड क्या था? तो 1970 ईस्वी में व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण किया गया, जिसे एप्पल सेकेंड का नाम दिया गया। यहाँ सिर्फ बताया गया एप्पल सेकेंड था क्या, तो आप याद रखिएगा कि अगर आपके पास सवाल आ जाए कि एप्पल सेकेंड कौन सा कंप्यूटर था, तो एप्पल सेकेंड प्रथम व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर था। कब बनाया गया था? तो 1970 में बनाया गया था और इसका नाम एप्पल सेकेंड था। या ऐसे पूछा जाए प्रथम व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर का नाम तो एप्पल सेकेंड था, या ऐसे पूछा जाए 1970 में बने एप्पल कंपनी द्वारा बनाया गया 1970 में कंप्यूटर का नाम, तो एप्पल सेकेंड था। अब चलते हैं हम कंप्यूटर के वर्गीकरण के बारे में। अभी तक हमने उसके कुछ इतिहास के बारे में जाना, जो कुछ आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर की उपयोगिता के आधार के वर्गीकरण यानी कंप्यूटर जनरेशन में आएंगे और कुछ कंप्यूटर जनरेशन में नहीं आएंगे। तो हम बात करते हैं अभी कंप्यूटर के विकास का वर्गीकरण। तो कंप्यूटर का वर्गीकरण जो है, कंप्यूटर का वर्गीकरण हार्डवेयर के उपयोग के आधार पे, कार्य पद्धति के आधार पे तथा आकार के आधार पे अलग अलग किया गया है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे आज हार्डवेयर के उपयोग के आधार पे। कंप्यूटर को 5 जनरेशन में, 5 पीढ़ी में बांटा गया। पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी तथा 5वीं पीढ़ी। अभी हम 5वीं पीढ़ी में कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं और बाकी आज जानेंगे कंप्यूटर की जर्नी, जो पहले जनरेशन से लेकर 5वें जनरेशन तक एक कंप्यूटर जो एक कमरे भर का हुआ करता था वो आज एक टेबल पे आ गया। कैसे? इन सारी बातों को इन पहले जनरेशन से 5वें जनरेशन के बीच में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जनरेशन को। तो सबसे पहली बात, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी, जिसका समय 1942 से 1955 तक माना जाता है। एक और आपको जानकारी दे दें, ये जानकारी परीक्षा मंथन की बुक में दी गई है। हो सकता है दूसरी किताब में आपको ये अलग अलग टाइम 1-2 साल के फिरबदल हो सकते हैं। तो हम आपको एक ही सलाह देना चाहेंगे कि अगर आप किसी विशेष कोर्स को कर रहे हैं जो कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, तो आप अगर इस सन को याद करते हैं तो आप उसी बुक पे, जिस कोर्स को आप कर रहे हैं उस कोर्स द्वारा एथोराइज की गई बुक के ही समय को याद करें, अन्यथा ये सवाल आपके गलत माने जा सकते हैं। क्योंकि हर जगह आप पढ़ेंगे कि ये जो समय काल है वो माना जाता है, प्रामाणिकता के साथ कहीं कहा नहीं गया है। इसलिए आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी के दौरान उससे रिलेटेड जो उसकी बुक होती है उसमें जो समय हो आप उसे ही याद करें। ये परीक्षा मंथन में दी गई है, इसलिए हम इसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का जो समय था वो आपका 1942 से 1955 तक माना जाता है। अब बात करें एक एक करके इनके पॉइंट की। तो पहला था कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के निर्माण में निर्वात ट्यूब यानी वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया, जिसे वॉल्व भी कहा गया। आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये आपका है वैक्यूम ट्यूब, जिसे हम निर्वात नली भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल किया गया पहले जनरेशन के कंप्यूटर को बनाने में। चले अपने दूसरे पॉइंट पे इसके, तो वो था कि सॉफ्टवेयर मशीनरी भाषा तथा निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में तैयार किया जाता था। आपको बता दें, प्रथम जनरेशन के बने कंप्यूटर या सबसे पहले कंप्यूटर में कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया गया था, तो वो भाषा थी मशीनरी भाषा का इस्तेमाल किया गया था। ये आप हमेशा याद रखिएगा। इसके बाद बात करें अगले पॉइंट की, तथा सॉफ्टवेयर भंडारण के लिए पंच कार्ड तथा पेपर टेप का इस्तेमाल किया गया। प्रथम जनरेशन में मेमोरी के लिए हमने पंच कार्ड तथा पेपर टेप का क्या किया था, इस्तेमाल किया था। इसके बाद कंप्यूटर की गणना करने के समय अत्यंत समय की गति मिली सेकेंड में था। उस वक्त के पहले जनरेशन के बने कंप्यूटर का जो गणना समय था वो क्या था, मिली सेकेंड था। इसके बाद बात करें, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग मुख्यतः वैज्ञानिक और अनुसंधान तथा सैन्य कार्यों में किया गया। ये आकार में बड़े और अधिक ऊर्जा खपत करने वाले थे। इनकी भंडारण क्षमता कम, गतिमंद थी। इसमें त्रुटि होने की संभावना अधिक रहती थी, अतः इसका संचालन एक खर्चीला काम था।
आपको हम बता दें, पहले जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसमें विश्वसनीयता बहुत ही कम थी लोगों की, और वो आकार में बहुत बड़े होने के कारण उसमें एरर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। इसलिए इसका इस्तेमाल जो था वो सिर्फ वैज्ञानिक अनुसंधान और सैन्य विभाग में ही किया गया। अगले टॉप पॉइंट पर बात करें, जो कि है निर्वात ट्यूब द्वारा अधिक ऊष्मा उत्पन्न करने के कारण इसे वातानुकूलित वातावरण में रखना पड़ता था, यानी इसे चलाने के लिए हमेशा एसी की जरूरत पड़ती थी, ताकि आपके ये जो निर्वात ट्यूब यानी वैक्यूम ट्यूब जो है वो गर्म ऊष्मा ज़्यादा दे करके किसी पार्ट्स को ख़राब ना करें या खुद ये ख़राब ना हो जाए, इसलिए हमेशा एसी की ज़रूरत क्या होती थी, पड़ती थी। ये था आपका पहला जनरेशन। इसके बाद आगे चलें इसी में तो आपको मिलेगा कि एनिएक, यूनिवैक और IBM का मार्क 1 इसके उदाहरण है। ये तीनों कंप्यूटर जो थे वो आपके वैक्यूम ट्यूब पे आधारित थे, और वैक्यूम ट्यूब के इस्तेमाल से इनको क्या किया गया था, बनाया गया था, जिसमें एनिएक सबसे प्रसिद्ध है। अक्सर आपसे पूछा जाएगा और आप हमेशा याद रखिएगा कि विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था, तो वो एनिएक था। ठीक है, किस इसमें सॉफ्टवेयर कौन सा इस्तेमाल हुआ था, तो मशीनरी भाषा इस्तेमाल हुआ था। हार्डवेयर के तौर पे इसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। अगले आखिरी पॉइंट पहले जनरेशन की, जो कि है 1952 में डॉक्टर ग्रे हापर द्वारा असेंबली भाषा का आविष्कार से प्रोग्राम लिखना कुछ आसान हो गया। 1952 में जब इसमें ग्रेस हापर द्वारा असेंबली भाषा का आविष्कार किया गया तो इसमें प्रोग्राम लिखना क्या हो गया, थोड़ा सा आसान हो गया। ये था हमारा पहला जनरेशन। अब बात करते हैं हम दूसरे जनरेशन की, यानी दूसरी पीढ़ी की, जो कि 1955 से 1964 तक माना जाता है। बात करें इसके बारे में तो दूसरी पीढ़ी के बने कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब की जगह सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लगा। अब यहाँ देखिए वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया गया किससे, सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर से। आप सीधे ट्रांजिस्टर याद कर सकते हैं। वैक्यूम ट्यूब को किससे रिप्लेस किया गया, ट्रांजिस्टर से रिप्लेस किया गया, प्रयोग किया गया, जो अपेक्षाकृत हल्के और कम विद्युत खपत वाले थे। अब यहाँ जब निर्वात ट्यूब को हटा के ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया, जिसके वजन में भी कमी आई और ये कुछ कम विद्युत खपत करने वाले डिवाइस बन गए। ज़्यादा नहीं, अपेक्षाकृत। पहले अपेक्षाकृत का मतलब ये हो गया कि जितना पहले वो खाते थे उससे थोड़ा सा कम, क्योंकि यहाँ पे निर्वात ट्यूब की जगह किसका इस्तेमाल किया जाने लगा था, ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाने लगा था। बात करें आगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से वो ट्रांजिस्टर होते थे। इसके बाद बात करें हम अगले पॉइंट की इसके, तो वो था कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर में उच्च स्तरीय असेंबली भाषा में तैयार किया गया। अब यहाँ हमने मशीनरी भाषा को रिप्लेस किससे कर दिया, उच्च स्तरीय भाषा में। लो लैंग्वेज से अब हाई लेवल लैंग्वेज का विकास किया जाने लगा। असेंबली भाषा में प्रोग्राम लिखने के लिए मिमनिक्स कोड का प्रयोग किया जाता था। अब उच्च स्तरीय भाषा असेंबली भाषा को लिखने के लिए मिमनिक्स कोड का इस्तेमाल किया जाता था, जिसे याद रखना थोड़ा सरल था। इसे याद रखना सरल था, अतः असेंबली भाषा में सॉफ्टवेयर तैयार करना आसान हो गया। अब मशीनरी भाषा से असेंबली भाषा को रिप्लेस कर दिया गया। तो तीन चीज़ें आपने देखी, निर्वात ट्यूब की जगह किसका इस्तेमाल किया गया, ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाने लगा आपका, जिसकी वजह से वो थोड़े से हल्के और अपेक्षाकृत कम विद्युत खपत करने वाले हो गए। वहाँ मशीनरी भाषा को रिप्लेस किससे कर दिया गया, असेंबली भाषा से रिप्लेस कर दिया गया, जिससे सॉफ्टवेयर तैयार करना थोड़ा सा आसान हो गया। इसके बाद बात करें अगले पॉइंट की, जो कि है डाटा तथा सॉफ्टवेयर भंडारण। डाटा तथा सॉफ्टवेयर भंडारण के लिए मेमोरी के रूप में चुंबकीय भंडारण उपकरण पंच कार्ड से चुंबकीय भंडारण का उपयोग किया जाने लगा। ये भी मैग्नेटिक टेप मेमोरी कार्ड में भी रिप्लेसमेंट हो गया। पंच कार्ड पहले इस्तेमाल होता था, अब चुंबकीय भंडारण का इस्तेमाल होने लगा, जैसे मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क। इसके भंडारण क्षमता तथा कंप्यूटर की गति में वृद्धि हो गई। अब जब इतनी सारी चीज़ें एक एक करके बदलाव हुई तो वही बात थी, अपेक्षाकृत उसकी गति पहले जनरेशन की तुलना में थोड़ी सी क्या हो गई, तेज हो गई। इसके बाद कंप्यूटर प्रोसेस करने की गति तीव्र हुई। अब माइक्रो कंप्यूटर में माप लिया जाता था। अगर हम एक बार पुनः आपको दिखाना चाहें तो पहले जनरेशन में कंप्यूटर जो थे वो मिली सेकेंड में, यहाँ आप देख सकते हैं मिली सेकेंड में गणना करते थे। अब वो सेकेंड जनरेशन में आने के बाद माइक्रो सेकेंड में गणना करने लगे। तो जब इतनी सारी चीज़ें बदली गई तो इनकी गति भी बदल गई। इसके बाद इसका उपयोग व्यवसाय तथा उद्योग में कंप्यूटर का प्रयोग आरंभ हो गया। पहले सिर्फ सैन्य रक्षा विभाग में ही किया जाता था। वैज्ञानिक
ही इसका इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब सेकेंड जनरेशन में ये सारे बदलाव होने के बाद अब इसका इस्तेमाल धीरे धीरे व्यवसाय तथा उद्योग में भी किया जाने लगा। इसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का आरंभ कर दिया गया, इस्तेमाल बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाने लगा। इसके बाद बात करें आगे तो सॉफ्टवेयर में कोबोल और फ्रोटान जैसी उच्च स्तरीय भाषा का विकास IBM द्वारा किया गया। इसमें प्रोग्राम लिखना और भी आसान हो गया। तो अब यहाँ पे प्रोग्राम के लिए फ्रोटान लैंग्वेज और उच्च स्तरीय भाषा का इस्तेमाल होने लगा। ये था आपका सेकेंड जनरेशन। इसके बाद बात करें अब कुछ फैक्ट की, जो कि है ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में बेल लैबोरेटरीज में जॉन वार्डिन, विलियम शाक्ले तथा वाइल्ड ब्रिटेन ने किया। अर्धचालक पदार्थ सिलिकॉन या जर्मेनियम का बना ट्रांजिस्टर एक तीव्र स्विचिंग डिवाइस है। तो यहाँ आपको ये भी बता दिया गया ट्रांजिस्टर का आविष्कार बेल लैबोरेटरीज में किया गया था। कब? 1947 में। और इसके निर्माण करने वाले जॉन वार्डिन, विलियम शाक्ले तथा वाइल्ड ब्रिटेन थे। तो आप इसे भी याद कर सकते हैं कि ट्रांजिस्टर के आविष्कार में किन किन वैज्ञानिकों का योगदान था, कब किया गया और किस लैबोरेटरीज में किया गया। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। अब चलते हैं हम अपने थर्ड जनरेशन पे। थर्ड जनरेशन या तृतीय पीढ़ी की बात करें तो तृतीय पीढ़ी में का समय जो है 1964 से 1975 तक माना जाता है। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का इस्तेमाल किया जाने लगा। पहले वैक्यूम ट्यूब, फिर आपका ट्रांजिस्टर और तीसरे नंबर पे अब आ गया IC यानी इंटीग्रेटेड चिप का प्रयोग किया जाने लगा, जिससे कंप्यूटर का लघु रूपण संभव हो सका। SSI के बाद में, SSI का मतलब स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन के बाद MSI यानी मीडियम स्केल इंटीग्रेशन का विकास हुआ। पहले SSI का इस्तेमाल होता था, फिर MSI का इस्तेमाल होने लगा, जिसमें एक इंटीग्रेटेड सर्किट चिप में सैकड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे ट्रांजिस्टर, प्रतिरोधक तथा संधारित्र का निर्माण संभव हुआ। यहाँ आप देख पा रहे हैं इंटीग्रेटेड सर्किट का कुछ बनावट इस प्रकार का हुआ करता था। इसके बाद बात करें इसके अगले पॉइंट की, जो कि है इनपुट तथा आउटपुट उपकरण के रूप में क्रमशः कीबोर्ड तथा मॉनिटर का प्रयोग प्रचलित हुआ थर्ड जनरेशन में। इसका सवाल आपका बन सकता है क्वेश्चन, वो ये होगा कि किस जनरेशन से मॉनिटर तथा कीबोर्ड का प्रचलन शुरू हुआ। तो वो आपका थर्ड जनरेशन से शुरू हुआ। इसके बाद इसके प्रयोग से यानी मॉनिटर और कीबोर्ड के प्रयोग से कंप्यूटर में डाटा और निर्देश डालना आसान हो गया। मैग्नेटिक टेप तथा डिस्क में भंडारण क्षमता में वृद्धि हुई। सेमीकंडक्टर उपकरणों का विकास हुआ। रैम का कंप्यूटर की गति में वृद्धि हुई। यहाँ पे रैम का भी इस्तेमाल अब किया जाने लगा। तो रैम का इस्तेमाल थर्ड जनरेशन से शुरू हुआ था। मैग्नेटिक टेप और डिस्क की भंडारण क्षमता में ही वृद्धि कर दी गई तथा रैम की वजह से कंप्यूटर की गति में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। अब आपका कंप्यूटर जो था वो नैनो सेकंड में वर्क करने लगा। कंप्यूटर के कार्य क्षमता में वृद्धि है। इतने सारे परिवर्तन होने के बाद आपका कंप्यूटर अब नैनो सेकंड में काम करने लगा, जो कि उससे पहले माइक्रो सेकंड में और उससे पहले मिली सेकंड में काम करता था। फर्स्ट जनरेशन मिली सेकंड, सेकेंड जनरेशन माइक्रो सेकंड तथा थर्ड जनरेशन नैनो सेकंड में आपका कंप्यूटर कार्य करने लगा। अगले टॉपिक की बात करें, जो कि है कंप्यूटर का व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत उपयोग आरंभ हो गया। व्यावसायिक तो हमने पिछले जनरेशन में भी देखा, लेकिन इस जनरेशन में एक नई चीज़ में वृद्धि हुआ। आपका अब व्यक्तिगत उपयोग आरंभ हो गया। क्यों? क्योंकि इसके आकार भी छोटे होने लगे और इस पे कार्य करना भी क्या हो गया था? आसान हो गया। आगे बढ़ें तो आपको मिलेगा उच्च स्तरीय भाषा PL1, पास्कल तथा बेसिक का विकास हुआ। उच्च स्तरीय भाषा के अंतर्गत PL1 तथा पास्कल बेसिक का विकास हुआ। तो आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि उच्च स्तरीय भाषा के अंतर्गत किन किन भाषा यानी लैंग्वेज का विकास हुआ। तो आपका होगा PL फर्स्ट, दूसरा होगा आपका पास्कल और तीसरा बेसिक लैंग्वेज का विकास किया गया तथा इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाने लगा, जो कि आपका पिछले जनरेशन में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था। इसके बाद बात करें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की अलग अलग बिक्री भी प्रारंभ हो गई। तो थर्ड जनरेशन आते आते आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अलग अलग बिकने लगे। इसका मतलब स्पष्ट है कि इससे पहले वाले जनरेशन में आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अलग अलग नहीं, जबकि एक में ही हुआ करते थे। इससे उपयोगकर्ता को आवश्यकता अनुसार सॉफ्टवेयर लेना
ले सकता था। यानी इससे पहले आपको जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर मिलते थे आपको उसी से काम चलाने पड़ते थे, लेकिन थर्ड जनरेशन आते आते आपको आपकी आवश्यकता अनुसार सॉफ्टवेयर लेने की छूट मिल गई। इसके बाद बात करें अगले पॉइंट की, जो कि है 1965 में DEC द्वारा प्रथम व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर PDP-8 का विकास किया गया। PDP-8 को थर्ड जनरेशन में बनाया गया था, जो कि प्रथम व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर था। यहाँ पे देखिए फिर आपको प्रथम देखने को मिला, तो ये मिनी कंप्यूटर प्रथम मिनी कंप्यूटर था, प्रथम व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर था, जिसका नाम क्या था, PDP-8 था। अब चलते हैं रोचक तथ्य के बारे में। यह है आपका इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास 1958 ईस्वी में जैक किल्वी तथा रॉबर्ट न्यूई द्वारा किया गया। सिलिकॉन की सतह पर बने प्रौद्योगिकी को माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम दिया गया। ये अर्धचालक पदार्थ सिलिकॉन तथा जर्मेनियम के बने होते थे। तो ये तो भी आपको पहले भी हमने बताया, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है आईसी का विकास किसने किया, तो जैक किल्वी ने किया। कब, 1958 में। और उनके सहयोगी कौन थे, रॉबर्ट नोई। ये किसके बने होते थे, तो ये अर्धचालक सिलिकॉन तथा जर्मेनियम के बने होते थे। ये था हमारा थर्ड जनरेशन। अब चले हम अपने फोर्थ जनरेशन पे। तो फोर्थ जनरेशन का जो समय था वो आपका 1975 से 1989 तक माना जाता है। यहाँ पे कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग शुरू किया गया। LSI यानी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से माइक्रो प्रोसेसर की क्षमता में वृद्धि हुई। पहले नंबर पे वैक्यूम ट्यूब, दूसरे नंबर पे ट्रांजिस्टर, तीसरे नंबर पे इंटीग्रेटेड सर्किट, और अब उसको रिप्लेस करके आपका माइक्रो प्रोसेसर आया जो VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पे कार्य करने लगा। कंप्यूटर की स्पीड भी आपकी अब पिकोसेकंड में हो गई। बात करें अगले, तो माइक्रो प्रोसेसर के इस्तेमाल से अत्यंत छोटा हाथ में लेकर चलने योग्य कंप्यूटर का विकास संभव हुआ। अब कंप्यूटर इतना छोटा हो गया था कि आप आसानी से उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जा सकते थे। मल्टीटास्किंग के कारण कंप्यूटर का प्रयोग एक साथ कई कार्यों में भी किया जाने लगा। यानी फोर्थ जनरेशन आते आते हम एक कंप्यूटर पे अलग अलग कई कार्य कर सकते थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एक साथ अलग अलग कई कार्य करने की क्षमता किस जनरेशन के कंप्यूटर से विकसित हुई, तो आपके फोर्थ जनरेशन से हुई। इसके बाद माइक्रो प्रोसेसर का विकास M.E. हॉफ ने 1971 में किया। इसे व्यक्तिगत कंप्यूटर का विकास हुआ, यानी पर्सनल कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर, जिसे M.E. हॉफ ने 1971 में बनाया, जिसकी वजह से आपका पर्सनल कंप्यूटर का विकास हुआ। यहाँ पे बात करें आगे, तो चुंबकीय डिस्क और टेप के स्थान अर्धचालक मेमोरी ने ले लिया, यानी सेमीकंडक्टर मेमोरी ने। अब हम जहाँ पे चुंबकीय डिस्क या चुंबकीय मेमोरी का इस्तेमाल हुआ, फिर उसकी क्षमता में वृद्धि की गई, लेकिन फोर्थ जनरेशन आते आते उसे रिप्लेस कर दिया गया। किससे, सेमीकंडक्टर मेमोरी से। रैम की क्षमता में वृद्धि, जिससे कार्य आपका अत्यंत तीव्र हो गया। रैम आपका थर्ड जनरेशन से ही इस्तेमाल होने लगा था, लेकिन फोर्थ जनरेशन में उसकी स्पीड बढ़ा दी गई, जिससे उसकी गति अत्यंत तीव्र हो गई। बात करें अगले पॉइंट की, तो उच्च गति वाले कंप्यूटर नेटवर्क जैसे लैन और वैन का भी विकास हुआ। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि लैन और वैन का विकास किस जनरेशन से शुरू हुआ था, तो आपका फोर्थ जनरेशन से शुरू हुआ था। इसके बाद सामान्यतः कंप्यूटरिंग तथा मल्टीमीडिया का प्रचलन प्रारंभ हुआ। तो आपका फोर्थ जनरेशन में ही कंप्यूटरिंग तथा मल्टीमीडिया का भी प्रचलन स्टार्ट कर दिया गया। 1981 में IBM कंपनी ने माइक्रो कंप्यूटर का विकास किया, जिसे पर्सनल कंप्यूटर कहा गया। तो पहला पर्सनल कंप्यूटर किस कंपनी ने बनाया था, तो वो आपका IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने 1981 में बनाया गया था, जिसे PC यानी पर्सनल कंप्यूटर कहा गया। अब बात करें अगले टॉपिक की, जो कि है सॉफ्टवेयर में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के विकास से कंप्यूटर का उपयोग और भी सरल हो गया। अब यहाँ कंप्यूटर में आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI का इस्तेमाल किया जाने लगा, जिससे कंप्यूटर का कार्य और भी क्या हो गया, सरल हो गया। इसके बाद बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम में MS-DOS तथा MS विंडो तथा एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे एप्पल OS का विकास हुआ। फोर्थ जनरेशन आते आते हमने 3 ऑपरेटिंग सिस्टम देखे, जो MS-DOS, MS विंडोज़ तथा एप्पल OS का विकास हो गया। इसके में उच्च स्तरीय भाषा C भाषा का विकास हुआ, जिसमें प्रोग्रामिंग सरल थी। तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ सरल इसलिए कहा गया क्योंकि तुलनात्मक दृष्टि से जब आप देखोगे तो पहले जनरेशन से बेहतर दूसरा, दूसरे से बेहतर तीसरा, और तीसरे से बेहतर चौथा, और चौथा बाकी तीनों से बेहतर था। तो इसलिए यहाँ पे प्रोग्रामिंग क्या थी आपकी, बहुत ही सरल थी।
इसके बाद बात करें अगले पॉइंट की, जो कि उच्च स्तरीय भाषा का मानकीकरण किया गया ताकि किसी भी प्रोग्राम को सभी कंप्यूटर में चलाया जा सके। अब उच्च स्तरीय भाषा को इस तरीके से उसका मानकीकरण किया गया, उसे हम किसी भी प्रोग्राम में चला सकें या कंप्यूटर के किसी प्रोग्राम में उसको आसानी से क्या किया जा सके, चलाया जा सके। अब बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट की, जो कि है मूर के नियम के अनुसार प्रत्येक 18 माह में चिप में उपकरणों की संख्या दुगनी हो जाएगी और ULSI में एक चिप पर करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाए जा सकते हैं। ये था आपका रोचक तथ्य जिसे आपको याद रखना चाहिए और ये एक फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अब बात करते हैं हम अपने आखिरी जनरेशन जो अभी तक चल रहा है, वो है आपकी कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी यानी 5th जनरेशन। अब हम जिसकी बात करेंगे वो है आपका 5th जनरेशन, जिसका समय 1989 से अब तक माना जाता है। अब यहाँ पे ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंट्रोगेशन और SLSI सुपर लार्ज स्केल इंट्रोगेशन से करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से युक्त माइक्रो प्रोसेसर चिप का विकास हुआ। यहाँ पे अब ULSI और SLSI यानी VLSI के बाद आपका ULSI और SLSI से आपका इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों युक्त माइक्रो प्रोसेसर का विकास हुआ। इसमें अत्यंत छोटे तथा हाथ में लेकर चलने योग्य कंप्यूटर का विकास हुआ, जिसकी गणना क्षमता अत्यंत तीव्रता अधिक थी। एक कमरे से एक हाथ में आने तक के कंप्यूटर की जर्नी जो थी वो 5वें जनरेशन पे आके खत्म हुई। 5वें जनरेशन में हमारा कंप्यूटर अब इतना छोटा हो गया कि हम उसे हाथ में लेके एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकते थे। मल्टीमीडिया तथा एनिमेशन के कारण कंप्यूटर का शिक्षा तथा मनोरंजन आदि के लिए भरपूर उपयोग किया जाने लगा। अब मल्टीमीडिया के इस्तेमाल से हम एनिमेशन का उपयोग करने लगे और एनिमेशन के उपयोग से आप देख पाते हैं कि बच्चों को पढ़ाने के लिए अक्सर कार्टून का इस्तेमाल किया जाता है, जो एनिमेशन के थ्रू क्या किया जाता है, बनाया जाता है, जो कि 5वीं पीढ़ी में क्या हो पाया, संभव हो पाया। इसके बाद बात करें अगले पॉइंट की, जो कि है इंटरनेट तथा सोशल मीडिया का विकास सूचनाओं का आदान प्रदान तथा एक दूसरे से संपर्क करने के तरीके में क्रांति में परिवर्तन संभव बनाया। 5वें जनरेशन में आते आते हम इंटरनेट सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी करने लगे और इसकी सहायता से हम एक दूसरे से संपर्क बनाने के तरीके में क्रांति आई और इससे इसमें परिवर्तन संभव हो पाया। भंडारण क्षमता के लिए ऑप्टिकल डिस्क जैसे आपका CD, DVD, ब्लू-रे डिस्क का विकास हुआ, जिसकी भंडारण क्षमता अत्यंत उच्च थी। जो आप देखते हैं आज CD, DVD और ब्लू-रे डिस्क, जो कि DVD की तरह ही दिखाई देता है, लेकिन उसकी भंडारण क्षमता बहुत ही उच्च होती है। तो इनका विकास 5वीं जनरेशन में संभव हुआ। 2 प्रोसेसर एक साथ जोड़कर पैरेलल प्रोसेसिंग द्वारा कंप्यूटर की गति को अत्यंत तीव्र बनाया जा सकता है। यानी 5th जनरेशन आते आते हम एक साथ एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर को जोड़ करके पैरेलल प्रोसेसिंग कर सकते थे, जिससे कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड अत्यंत तेज हो गई। इसके बाद बात करें नेटवर्किंग के क्षेत्र में, नेटवर्किंग के क्षेत्र में इंटरनेट, ईमेल तथा वर्ल्ड वाइड वेब का विकास हुआ। अगर हम बात करें इंटरनेट के क्षेत्र में विकास के बारे में, तो 5th जनरेशन आते आते हमने नेटवर्क के क्षेत्र में इंटरनेट का, ईमेल का तथा वर्ल्ड वाइड वेब का विकास किया। इसके बाद बात करें अगले पॉइंट की, जो कि है सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना राजमार्ग की अवधारणा का विकास हुआ। अब नेटवर्किंग आने की वजह से, इंटरनेट इस्तेमाल होने की वजह से और वर्ल्ड वाइड वेब के आने से सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना राजमार्ग की अवधारणा का विकास हुआ। सूचना राजमार्ग मतलब हम अब अक्सर किसी भी चीज़ को ईमेल के थ्रू आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते थे इंटरनेट की सहायता से। इसके बाद बात करें अगले टॉप पॉइंट की, जो कि है नए कंप्यूटर में कृत्रिम ज्ञान क्षमता डालने का प्रयास चल रहा है ताकि कंप्यूटर परिस्थितियों के अनुकूल स्वयं निर्णय ले सके। आवाज़ को पहचानने तथा रोबोटिक निर्माण में इसका प्रयोग किया जा रहा है। आप देख सकते हैं आज आपके स्मार्टफोन में गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा जैसे कुछ फीचर आ चुके हैं, जो इस क्षेत्र में बढ़ाया हुआ एक कदम है, जहां पे आप बोल करके अपने काम को आसानी से कर सकते हैं और उधर से वॉइस में ही आपको क्या होता है, रिप्लाई मिलता है। अगर आपको याद हो तो कुछ समय पहले तक ऐसा था कि आपको गूगल से बात करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ता था, जबकि डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा हो गई कि अब आप उससे हिंदी में भी बात कर सकते हैं। ये आपका एक नया प्रयास था जो इस स्तर तक पहुँच गया। बात करें अगले, तो मैग्नेटिक बबल मेमोरी के प्रयोग से भंडारण क्षमता में वृद्धि हुई। अब यहाँ मैग्नेटिक टेप में हम मैग्नेटिक बबल मेमोरी का क्या करने लगे, इस्तेमाल करने लगे। बात करें आगे, तो था पोर्टेबल पीसी और डेस्कटॉप पीसी ने नए
ने कंप्यूटर को जीवन में लगभग प्रत्येक क्षेत्र से जोड़ दिया। पोर्टेबल पीसी और डेस्कटॉप पीसी के आने से कंप्यूटर लगभग हर क्षेत्र में क्या हो गया, यूज में आने लगा, और यूज में आने से इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया और ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में इसका इस्तेमाल होने लगा। बात करें रोचक तथ्य की, जो कि था आलू के चिप्स के आकार के होने के कारण इंटीग्रेटेड सर्किट को चिप का नाम दिया गया। आलू के चिप्स के आकार का होने के कारण, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आपको पता होना चाहिए कि आलू के चिप्स के आकार के होने के कारण इंटीग्रेटेड चिप का नाम दिया गया। आलू के चिप्स के आकार का होने का इंटीग्रेटेड सर्किट को चिप का नाम दिया गया। तो ये थी हमारी आज की जानकारी कंप्यूटर के विकास की पहली वीडियो, जहाँ पे हमने पहले अबेकस से लेकर के पर्सनल कंप्यूटर तक की बात की, पहले जनरेशन से लेके 5वें जनरेशन तक की बात की, कंप्यूटर को एक कमरे इतने बड़े से इतने छोटे तक कंप्यूटर की बात की, जहाँ पे हम उसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जा सकते हैं। जहाँ पे हमने ये भी सीखा कि किस किस तरीके से किन किन चीज़ों में परिवर्तन करते करते हमने एक कंप्यूटर को एक कमरे से एक डेस्कटॉप कंप्यूटर तक बनाया। अब अगले वीडियो में हम इससे आगे बात करेंगे और आने वाले भविष्य में कैसे कंप्यूटर में देखने को मिल सकते हैं, तथा कंप्यूटर के वर्गीकरण में बाकी जो 2 हिस्से बच गए आपके, उसके बारे में हम बात करेंगे। जहां पे हम आपको बता दें कि अगली आने वाली वीडियो में हम कार्यपद्धति के आधार पे तथा आकार के आधार पे कंप्यूटर की बात करेंगे, जो कि आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगी। उम्मीद है ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। कैसा लगा वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा। और एक बार पुनः बता दें, SBI कलर के एंट्रेंस एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड जारी हो गया है, जिसे आप सरकारी रिजल्ट पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करने का प्रोसेस नहीं पता तो आप अभी आई बटन पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई दिक्कत न हो और कोई परेशानी न हो। एक और बात, अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि वो आपके रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर तथा आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे भेजा गया होगा, जहां से जाके आप देख सकते हैं। और कुछ लोगों के ईमेल आईडी पे एडमिट कार्ड भी आ गया होगा, जिसे आप वहां से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। घर पे रहें, सुरक्षित रहें।